तारीख 15 नवंबर 1875 रात के करीब 9 बज रहे थे। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसराइली के माथे पर पसीना था। वजह थी एक ऐसी खबर जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। खबर यह थी कि मिस्र के शासक इस्माइल पाशा स्वेज नहर में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। असल में इस्माइल पाशा भारी विदेशी कर्ज में डूबे हुए थे और उन्हें इस कर्ज को चुकाने के लिए लाखों पाउंड्स की जरूरत थी, जिसका एक ही रास्ता था, स्वेज नहर के अपने हिस्से के करीब 1,76,000 शेयर्स बेचना। ब्रिटेन के लिए यह नहर इसलिए जरूरी थी क्योंकि यह ब्रिटेन को उसके सबसे बेशकीमती उपनिवेश भारत से जोड़ती थी। अगर यह सौदा हाथ से निकल जाता तो पूरी दुनिया के व्यापार की चाबी फ्रांस के हाथ लग जाती, और अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन को डर था कि फ्रांस स्वेज नहर कंपनी को अपने ढंग से चलाता और ब्रिटिश जहाजों के लिए इस रास्ते से निकलना मुश्किल और महंगा कर देता। ब्रिटेन के पास फैसला लेने का वक्त काफी कम था और उसे स्वेज नहर में हिस्सेदारी के लिए 40 लाख पाउंड्स की जरूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम खजाने से निकालना आसान काम नहीं था। उसके लिए संसद की मंजूरी चाहिए थी, जिसके लिए वक्त काफी कम था और दांव पर थी आधी दुनिया की सल्तनत। तभी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसराइली को एक ऐसा परिवार याद आया जो किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, लेकिन उस परिवार के पास सरकारों से भी ज्यादा दौलत थी और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वही परिवार कर सकता था। खैर, बेंजामिन डिसराइली ने उस परिवार के एक मेंबर से संपर्क किया जो उसके लंदन के बैंकिंग ऑपरेशंस का हेड था। डिसराइली ने उससे 40 लाख पाउंड की मदद मांगी जो उन्हें तुरंत चाहिए था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की गारंटी दी, जवाब मिला हो जाएगा। और इस तरह बिना किसी लिखित दस्तावेज के रातों रात 40 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खाते में पहुंच गए और फ्रांस से पहले ब्रिटिशर्स ने स्वेज नहर कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली। यानी अब स्वेज नहर पर फ्रांस के साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी कंट्रोल था। ब्रिटेन के इसी कदम के चलते 1882 में वो मिस्र पर कब्जा करने में भी सफल रहे और आने वाले दशकों में वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी ब्रिटिशर्स को इस स्वेज नहर की वजह से काफी मदद मिलने वाली थी। लेकिन यह कहानी ना तो ब्रिटिशर्स की है और ना ही स्वेज नहर की। यह कहानी है उस परिवार की जिसके आगे ब्रिटेन को भी हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी, और अगर वो परिवार ना होता तो मिस्र, स्वेज नहर और दुनिया का इतिहास कुछ और होता। क्योंकि जिस शख्स ने बेंजामिन डिसराइली को बिना किसी एग्रीमेंट के 40 लाख पाउंड दिए, उसका नाम था लियोनेल डे रॉथस्चाइल्ड। और जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं वो है दी रॉथस्चाइल्ड फैमिली, या कहें रॉथस्चाइल्ड्स। तो किस्सा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी परिवारों में से एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, जिसने यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। एक ऐसा परिवार जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके बिना यूरोप के राजा अपनी तलवारें भी मयान से नहीं निकालते थे। सुनाएंगे कहानी कि कैसे पिछले 300 सालों में इस परिवार ने अपना रसूख बनाया, कैसे ब्रिटिश सरकार से पहले मिली एक टिप से इस रॉथस्चाइल्ड परिवार ने चंद घंटों में लाखों पाउंड्स कमाए, कैसे यहूदी धर्म से ताल्लुक रखने वाले रॉथस्चाइल्ड ने वेटिकन के पोप के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और लाखों डॉलर्स देकर पोप की मदद भी की, कैसे इसके नेता ने 3 बार संसद की सदस्यता ठुकरा दी क्योंकि उसे लंदन की संसद में ली जाने वाली कसम मंजूर नहीं थी। बताएंगे आपको कि कैसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने यूरोप में अपना साम्राज्य फैलाया और वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की मदद की। रॉथस्चाइल्ड फैमिली से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज के वक्त में ये फैमिली क्या कर रही है और भारत की कौन सी डील में इस परिवार की कंपनी की अहम भूमिका थी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव, और ये किस्सा है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। रॉथस्चाइल्ड की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में चलना होगा। 18वीं सदी का फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। हर तरफ व्यापारियों का शोर और पैसों का लेन देन था। इसी शहर के बीच एक इलाका था ज्यूडेनगासा, यानी यहूदियों की बस्ती। यह बस्ती किसी जेल से कम नहीं थी। यहां करीब 3000 यहूदी एक संकरी गली में रहने को मजबूर थे, जिसके दरवाजे रात होते ही बंद कर दिए जाते थे। संडे हो या कोई भी ईसाई त्योहार, इन यहूदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी तंग बस्ती में 23 फरवरी 1744 को एक बच्चे का जन्म हुआ।
नाम मेयर अमशेल। मेयर के पिता अमशेल मोजेज रॉथचाइल्ड सिक्कों का छोटा मोटा व्यापार करते थे और राजघराने तक दुर्लभ सिक्के पहुंचाते थे। पिता समझदार थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फ्रैंकफर्ट के एक यहूदी स्कूल में तालीम के लिए भेजा। मेयर बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11 साल की उम्र में एक महामारी के चलते उनके माता पिता की मौत हो गई। एक अनाथ लड़का जिसके पास ना पैसा था और ना ही कोई सहारा। माता पिता की मौत के बाद मेयर को उनके रिश्तेदारों ने हनोवर भेज दिया ताकि वो एक बैंकिंग फर्म में काम सीख सके। वहां बिताए उन 7 सालों में मेयर ने बैंकिंग का अच्छा खासा तजुर्बा हासिल किया। 1763 में जब मेयर 19 साल की उम्र में वापस फ्रैंकफर्ट की उन तंग गलियों में लौटे तो उन्होंने फिर से पुराने सिक्कों का काम शुरू किया जो उनके पिता किया करते थे। मेयर सिक्के तो बेच रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि असली पैसा और पावर सत्ता के गलियारों में बैठे रसूखदार लोगों से नेटवर्क बनाने में है। यहीं से मेयर रॉथचाइल्ड ने अपनी बिसात बिछानी शुरू की। उसे खबर थी कि हेसे कैसल के प्रिंस विलियम को दुर्लभ सिक्कों का शौक है। प्रिंस विलियम उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो अपने सैनिकों को दूसरे मुल्कों को युद्ध के लिए किराए पर देते थे। मेयर ने यहां एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने प्रिंस विलियम को मुनाफे के लिए नहीं बल्कि दोस्ती बनाने के लिए सिक्के बेचे, वो भी भारी डिस्काउंट पर। राजकुमार खुश हुआ और नतीजा ये निकला कि 1769 में मेयर रॉथचाइल्ड को कोर्ट एजेंट यानी राजघराने का ऑफिशियल बैंकर बना दिया गया। मतलब सरकारी कागजों में नाम, सरकारी काम में हिस्सेदारी और सबसे बड़ी बात कानूनी प्रोटेक्शन। प्रिंस विलियम की दौलत का राज भाड़े के सैनिकों का बिजनेस था और इस बिजनेस का पैसा अब मेयर के हाथों से गुजरने लगा और यहां से मेयर अमशेल रॉथचाइल्ड ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना शुरू किया जो अगली कई पीढ़ियों की तकदीर बदलने वाला था। 1770 में मेयर ने गटल श्नेपर से शादी की। गटल एक समझदार और सब्र से काम लेने वाली महिला थी। इन दोनों के 10 बच्चे हुए, 5 बेटे और 5 बेटियां। लेकिन मेयर की नजर उन 5 बेटों पर थी, अमशेल, सैलमन, नेथन, कार्ल और जेकब, जिन्हें बाद में जेम्स बुलाया जाने लगा। एक तरफ मेयर अमशेल हेसे के राजकुमार की बदौलत बड़े बैंकर बनते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी नजरें आने वाली नस्लों की तकदीर पर टिकी हुई थी। उनकी सोच साफ थी कि अगर इस खानदान को पूरे यूरोप पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो महज एक शहर की सरहदें काफी नहीं होंगी। यूरोप के 5 सबसे बड़े शहरों में अपनी जड़ें गहरी करनी होंगी और उन जड़ों को सींचने के लिए वो सिर्फ अपने खून पर ही दांव खेल सकते थे, क्योंकि उस दौर में किसी बाहरी इंसान पर किया गया भरोसा बहुत महंगा पड़ सकता था। मेयर ने अपने इन 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े शहरों की कमान सौंपने का फैसला किया। सबसे बड़े बेटे अमशेल को फ्रैंकफर्ट में ही रहने को कहा गया ताकि उनका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट ही रहे। दूसरे बेटे सेलमन को वियना भेजा गया जो ऑस्ट्रिया की हुकूमत का केंद्र था। तीसरे और सबसे होनहार बेटे नेथन के जिम्मे लंदन आया जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। चौथे बेटे कार्ल को नेपल्स भेजा गया जो दक्षिणी यूरोप का एक अहम केंद्र था और 5वें बेटे जेम्स के हिस्से पेरिस की जिम्मेदारी आई। रॉथचाइल्ड के इन 5 बेटों को यानी 5 भाइयों को 5 एरोज कहा गया। मेयर का फलसफा साफ था, एक तीर को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन 5 तीरों का गुच्छा अटूट होता है। इतिहासकार निएल फर्ग्यूसन अपनी किताब द एसेंट ऑफ मनी में लिखते हैं, परिवार की दौलत को बाहर जाने से रोकने के लिए मेयर अमशेल रॉथचाइल्ड के वंशजों ने आपस में ही चचेरे भाई बहनों से शादियां की। 1824 से 1877 के बीच हुई 21 शादियों में से 15 परिवार के अंदर ही थी और आगे भी ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। यहां तक कि वसीयत के अनुसार बेटियों और दामादों को बिजनेस के बही खाते देखने या उनमें दखल देने का कोई हक नहीं था। मेयर चाहते थे कि उनके बिजनेस के राज सिर्फ उनके बेटों तक ही सीमित रहें, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने यूरोप में जासूसों और एजेंटों का जाल बिछा रखा था और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिला नेपोलियन के खिलाफ जंग में। 18वीं सदी का आखिरी दौर और 19वीं सदी की शुरुआत, ये वो वक्त था जब पूरा यूरोप नेपोलियन बोनापार्ट की जंग का ताप झेल रहा था। जब नेपोलियन एक के बाद एक मुल्कों को अपने पैरों तले रौंद रहा था तो दुनिया के लिए यह तबाही थी, लेकिन रॉथचाइल्ड परिवार के लिए यह बड़ा मौका बनकर आया। मेयर अमशेल का तीसरा बेटा नेथन मेयर रॉथचाइल्ड 1798 में लंदन की जमीन पर कदम रख चुका था। नेथन ने शुरुआत मैनचेस्टर में टेक्सटाइल से की, लेकिन उसकी असली मंजिल लंदन का स्टॉक मार्केट और बैंकिंग थी, जहां उसने एनएम रॉथचाइल्ड एंड सन्स लिमिटेड की नींव रखी।
नेथन को समझ आ गया था कि असली ताकत और पैसा सरकारों को युद्ध के लिए फंड करने में है। देखते ही देखते उसने ब्रिटिश हुकूमत में अपनी पैठ बना ली और साथ ही अलायंस इंश्योरेंस कंपनी के जरिए इंश्योरेंस मार्केट और लंदन की बेशकीमती जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। और यहीं से उस सफर का आगाज हुआ जिसने उसे यूरोप का सबसे ताकतवर बैंकर बना दिया। साल 1806 में जब नेपोलियन ने हेसे पर धावा बोला तो प्रिंस विलियम अपनी बरसों की जमा पूंजी को लेकर खौफजदा हो गए। उन्होंने अपनी करीब $3 मिलियन की दौलत मेयर अमशेल के सुपुर्द कर दी और खुद डेनमार्क की तरफ भाग गए। जब नेपोलियन के सिपाही फ्रैंकफर्ट की गलियों में दौलत तलाश रहे थे, तब तक वो दौलत मेयर की चालाकी से लंदन में नेथन के पास पहुंच चुकी थी। नेथन ने इस रकम का इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी से भारी मात्रा में सोना खरीदने के लिए किया। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। 2 साल बाद 1808 में जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की सेना पुर्तगाल और स्पेन के मोर्चों पर नेपोलियन से लोहा ले रही थी, तब युद्ध के मैदान में सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए सोने की जरूरत थी, क्योंकि वहां की स्थानीय सरकार ब्रिटिश पाउंड एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। ब्रिटिश हुकूमत के पास उस वक्त ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो दुश्मन के इलाकों के बीच से होकर सोना सही सलामत पहुंचा सके। यही नेथन ने अपनी बिसात बिछाई। उसने अपने भाइयों के पूरे यूरोप में फैले नेटवर्क का इस्तेमाल किया और नेपोलियन की सेना की आंखों में धूल झोंकते हुए सोना सीधे वेलिंगटन की सेना तक पहुंचा दिया। खुद ब्रिटिश सरकार हैरान थी कि जो काम ब्रिटेन की सरकार नहीं कर सकी वो एक बैंकर ने कर दिखाया। फिर आया 18 जून 1815 का वो ऐतिहासिक दिन जिसे वाटरलू की जंग के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम की सरहदों के पास फैला वो मैदान जहां नेपोलियन ने वेलिंगटन की कमान वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी आखिरी और सबसे निर्णायक जंग लड़ी। पूरा यूरोप सांसें थामे खड़ा था। नेथन के जासूस युद्ध के मैदान में हर छोटी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए थे। जैसे ही वेलिंगटन की जीत तय हुई, रॉथचाइल्ड का मैसेंजर डनकर्क की तरफ रवाना हुआ, जहां रॉथचाइल्ड का निजी जहाज तैयार खड़ा था। उस तूफानी रात में समंदर की लहरों को चीरते हुए वो मैसेंजर लंदन पहुंचा और नेथन को जीत की इत्तला दी। ये खबर ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक सोर्सेज से पूरे 1 दिन पहले पहुंची थी। यानी अब तक ब्रिटिश सरकार को भी नहीं पता था कि वाटरलू की जंग में आखिर हुआ क्या, और सिर्फ नेथन के पास ही ये खबर थी। अब नेथन के पास पूरा एक कीमती दिन था जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। उस सुबह नेथन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने उसी खास खंबे के पास जा खड़े हुए जिसे दुनिया रॉथचाइल्ड पिलर के नाम से जानती है। वो हमेशा वहीं से अपना कारोबार देखते थे। पूरा बाजार और वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि सबको पता था कि नेथन की पहुंच वहां तक है जहां सरकार की भी नहीं है। तभी नेथन ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया। बाजार के लिए इतना इशारा काफी था। रॉथचाइल्ड्स माल बेच रहा है, इसका सिर्फ एक ही मतलब निकाला गया कि ब्रिटिश सेना हार चुकी है। यह खबर अफवाह बनकर पूरे मार्केट में फैल गई और देखते ही देखते हर कोई अपने बॉन्ड्स बेचने के लिए टूट पड़ा। जब बॉन्ड्स की कीमतें कोड़ियों के भाव आ गईं, तब नेथन के एजेंट्स ने बाजार में उतरकर गुपचुप तरीके से सारे बॉन्ड्स वापस खरीद लिए। घंटों बाद जब ब्रिटिशर्स की जीत की आधिकारिक खबर आई तो उन बॉन्ड्स की कीमतें आसमान छूने लगी। उस एक दिन में नेथन रॉथचाइल्ड ने जो कमाया उसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उस दिन रॉथचाइल्ड ने 20 गुना पैसा कमाया था। लेकिन दुनिया को यह कहानी तब समझ नहीं आई। दुनिया को इस कहानी का पता चला साल 1846 में, यानी वाटरलू की जंग के पूरे 31 साल बाद, जब सेटन नाम से एक फ्रेंच शख्स ने मैगजीन में इस कहानी पर एक लेख छापा। तब तक नेथन की मौत को भी 15 साल बीत चुके थे, जो 1836 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब जाकर लंदन के लोगों और दुनिया को पता चला कि आखिर वाटरलू की जंग में उस एक दिन की क्या अहमियत थी। रॉथचाइल्ड परिवार के असली रिकॉर्ड्स के जरिए इतिहासकार निएल फर्ग्यूसन अपनी किताब द एसेंट ऑफ मनी में लिखते हैं, अक्सर कहा जाता है कि नेथन रॉथचाइल्ड ने वाटरलू की लड़ाई की खबर सबसे पहले मिलने पर बहुत पैसा कमाया, लेकिन हकीकत अलग थी। नेथन ने युद्ध लंबा चलने की उम्मीद में बहुत सारा सोना जमा कर लिया था, लेकिन युद्ध जल्दी खत्म होने से उन्हें नुकसान होने का डर था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस सोने का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के बॉन्ड्स खरीदने में किया, और जब उनकी कीमत बढ़ी तो उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। वास्तव में रॉथचाइल्ड के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें जीत की खबर अपने निजी कुरियर नेटवर्क के माध्यम से सरकार से पहले जरूर मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बॉन्ड्स और शेयर बेचे नहीं, बल्कि खुले तौर पर खरीदे थे। अब बात आती है कि नेथन रॉथचाइल्ड को कितना मुनाफा हुआ।
फर्ग्यूसन अपनी किताब में बताते हैं कि 1815 में इस पूरे परिवार की मिलीजुली संपत्ति थी 5 लाख पाउंड। याद रखिए, ये 1815 की बात हो रही है, आज की नहीं। तो 1816 में सिर्फ एक साल बाद ये संपत्ति 10 लाख पाउंड हो गई, यानी एक साल में दोगुनी। खैर, नेपोलियन की हार से नेथन रॉथस्चाइल्ड का रुतबा और कारोबार पूरे यूरोप में बढ़ रहा था। 1815 से 1859 के बीच रॉथस्चाइल्ड परिवार ने दुनिया भर के कई बड़े देशों जैसे फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्राजील और बेल्जियम को कर्ज देना शुरू किया। उन्होंने नियम बनाया कि ब्याज का भुगतान लंदन में स्टर्लिंग पाउंड में होगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इसके कुछ साल बाद एक घटना हुई। 1825 में पुर्तगाल ने ब्राजील की स्वतंत्रता को इस शर्त पर मान्यता देने का वादा किया कि ब्राजील उसे 20 लाख पाउंड का हर्जाना देगा। ब्राजील ने नेथन रॉथस्चाइल्ड से कर्जा लेकर यह रकम चुकाई, जिससे उन्हें स्वतंत्रता मिली। इस मदद के बाद रॉथस्चाइल्ड परिवार दशकों तक ब्राजील सरकार का फाइनेंशियल एजेंट बना रहा और आगे भी देश में रेलवे और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कर्जा देता रहा। रॉथस्चाइल्ड परिवार युद्धों को फंड कर पैसा तो कमा रहा था, लेकिन साथ ही उनका बाकी कारोबार भी बढ़ रहा था। कई बार तो हालात ऐसे बनते कि युद्ध लड़ रहे दोनों देश रॉथस्चाइल्ड से ही कर्जा ले रहे होते। इसी बीच नेथन ने फिलैंथ्रोपी भी शुरू की। नेथन के टोटल 7 बच्चे हुए थे, जिनमें से कुछ कारोबार संभालने लगे और बाकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज देखने लगे। उनकी मौत के बाद उनके बेटों और बहुओं ने अस्पताल बनवाए, लाइब्रेरीज और सस्ते घर बनवाकर इस काम को आगे बढ़ाया। अब लगे हाथ उस वाकये की भी बात कर लेते हैं जब रॉथस्चाइल्ड परिवार ने पोप की मदद की। वक्त था 1832 का और जगह थी रोम। दुनिया का सबसे प्राचीन और रसूखदार धार्मिक संस्थान कैथोलिक चर्च उस दौरान एक बेहद पेचीदा संकट से जूझ रहा था। दरअसल पेपल स्टेट्स यानी वो इलाके जो सीधे तौर पर पोप के अधिकार क्षेत्र में आते थे, वहां बगावत की आग भड़क रही थी। ऐसे में पोप ग्रेगोरी को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत थी। फ्रांस ने अपनी फौज भेजकर उस विद्रोह को तो कुचल दिया, लेकिन इस फौजी मदद की एक भारी कीमत चुकानी थी। देखते ही देखते वेटिकन की तिजोरियां जवाब देने लगी। पोप ने यूरोप के तमाम बड़े बैंकरों के सामने हाथ फैलाया, मगर उस दौर में कोई भी ये रिस्क उठाने को तैयार नहीं था। तभी किसी ने पोप को रॉथस्चाइल्ड का नाम सुझाया। नेपल्स की कमान संभाल रहे मेयर अमशेल के चौथे बेटे कार्ल रॉथस्चाइल्ड को वेटिकन से बुलावा भेजा गया। जब कार्ल वहां पहुंचे तो इतिहास ने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना शायद ज्यूडनगासा की उन संकरी गलियों में रहने वाले उनके दादा मेयर ने भी कभी नहीं की होगी। वेटिकन का सदियों पुराना और अटूट नियम था कि जो भी शख्स पोप के सामने हाजिर होगा, चाहे वो किसी मुल्क का बादशाह हो या कोई बड़ा सिपहसालार, उसे पोप के पैर चूमने ही पड़ेंगे। यह महज एक परंपरा नहीं, बल्कि चर्च की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा प्रतीक था। मगर कार्ल रॉथस्चाइल्ड एक यहूदी थे और उनके मजहब में इस तरह का सजदा मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने उस रवायत को दरकिनार करते हुए पैर चूमने के बजाय पोप के हाथ को किस किया। हैरानी की बात यह थी कि पोप ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वजह साफ थी, वेटिकन को उस वक्त 4 लाख पाउंड की सख्त जरूरत थी। रॉथस्चाइल्ड्स ने वो कर्जा मुहैया करवाया और इसी के साथ वो ईसाई जगत के सबसे बड़े खजांची बन गए। साल 1906 में जब ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया छपा तो उसमें एक वाक्य दर्ज हुआ जो इस पूरी घटना की असली तस्वीर बयां करता था। इस वाक्य में लिखा था, रॉथस्चाइल्ड परिवार पेपल ट्रेजरी के रक्षक थे। सिर्फ चर्च ही नहीं, रॉथस्चाइल्ड्स सरकारों के भी सबसे बड़े संकट मोचक बन चुके थे। साल 1825 के भीषण आर्थिक संकट के दौरान जब बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोने का भंडार खत्म होने के कगार पर था, तब नेथन रॉथस्चाइल्ड ने अपनी निजी तिजोरियों से सोना निकालकर ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक को डूबने से बचाया। उनकी हैसियत अब बैंकों के भी बैंक की हो चुकी थी। लेकिन परिवार के लिए एक समय ऐसा भी आया जब रॉथस्चाइल्ड साम्राज्य खत्म होने के कगार पर था। 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियां हुई और शेयर बाजार पूरी तरह गिर गए। रॉथस्चाइल्ड के पास काफी सरकारी बॉन्ड्स थे जिनकी कीमत मिट्टी के भाव हो गई, लेकिन उनकी ताकत इतनी थी कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सेटिंग और सूझबूझ से खुद को दिवालिया होने से बचा लिया, जबकि उस वक्त के कई बड़े बैंक डूब गए थे। यही वो वक्त था जब परिवार को महसूस हुआ कि वो सत्ता में रहकर चीजें बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं। 1836 में नेथन रॉथस्चाइल्ड का इंतकाल हुआ। वो 5 भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल साबित हुए थे और उन्होंने ही लंदन को रॉथस्चाइल्ड एम्पायर का असली ठिकाना बनाया था।
उनकी मौत पर पूरे यूरोप के बादशाहों और हुकूमतों ने शोक संदेश भेजे। रॉथस्चाइल्ड खानदान ने नेथन से जो सबसे बड़ा सबक सीखा था वो था अपनी अगली पीढ़ी को तैयार रखो। नेथन की विरासत अब उनके बेटे लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड के हाथों में थी और वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पहले सदस्य बने जो पॉलिटिक्स में उतरे। 1847 में ब्रिटेन के सबसे पुराने और रईस संसदीय क्षेत्र सिटी ऑफ लंदन में चुनाव हुए और लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड वहां से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। जीत तो मिल गई, लेकिन लंदन के सियासी गलियारों में उनके सामने एक कानूनी दीवार खड़ी थी। पार्लियामेंट में दाखिल होने से पहले हर नए मेंबर को एक शपथ लेनी पड़ती थी, जिसके आखिरी शब्द थे ऑन द ट्रू फेथ ऑफ अ क्रिश्चियन। लियोनेल यहूदी थे और उनकी आस्था उन्हें यह बोलने की इजाजत नहीं देती थी। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट स्पीकर से दरख्वास्त की कि उन्हें उनके मजहब के मुताबिक हिब्रू बाइबल पर सर ढककर शपथ लेने दी जाए, लेकिन उनकी यह अर्जी सिरे से खारिज कर दी गई और उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। मगर लियोनेल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। 1849 में लंदन की जनता ने उन्हें दोबारा चुना, फिर वही कसम सामने आई और वो फिर वापस लौटे। 1852 में तीसरी बार और 1857 में चौथी बार भी यही सिलसिला दोहराया गया। पूरे 11 साल गुजर गए। 4 बार जनता ने उन्हें अपना नुमाइंदा चुना और 4 बार लियोनेल ने पार्लियामेंट की दहलीज पर खड़े होकर साफ कर दिया कि वो अपनी आस्था से किसी कीमत पर भी समझौता नहीं करेंगे। इन सालों में पार्लियामेंट के भीतर भी जबरदस्त बहस छिड़ी रही। उनके करीबी दोस्त और उस दौर के कद्दावर राजनेता बेंजामिन डिसरायली ने बार बार इस कानून को बदलने की वकालत की। वहीं दूसरी तरफ वो कट्टरपंथी भी थे जो इसे मुल्क की मजहबी बुनियाद के खिलाफ मान रहे थे। आखिरकार 18 जुलाई 1858 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जूज रिलीफ एक्ट पास किया, जिससे कसम के शब्द बदलने का रास्ता साफ हुआ। लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड 5वीं बार पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल अलग था। उन्होंने सर पर टोपी रखी, हाथ में हिब्रू बाइबल ली और अपने खुदा को साक्षी मानकर शपथ ली, जिसके आखिरी शब्द थे सो हेल्प मी जियोवा। इस एक जिद ने उन्हें ब्रिटेन का पहला यहूदी संसद सदस्य बनाकर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। साथ ही जो परिवार अब तक गवर्नमेंट को बाहर से नचाता था, अब वो सरकार में शामिल था और उनका सांसद बनना जल्द ही बड़े काम आने वाला था। साल 1869 में स्वेज नहर यानी स्वेज कनाल की शुरुआत हुई। यह फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स का एक ऐसा सपना था जिसे हकीकत में बदलने के लिए पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत लगी थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली यह नहर सिर्फ पानी का एक रास्ता भर नहीं थी, इसने पूरी दुनिया की ट्रेड ज्योग्राफी को बदल कर रख दिया था। अब यूरोप से एशिया जाने के लिए जहाजों को अफ्रीका का लंबा और थका देने वाला चक्कर काटने की जरूरत नहीं रही। ब्रिटेन के लिए तो यह नहर उसकी लाइफलाइन बन चुकी थी, क्योंकि भारत पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता इसी नहर के बीच से होकर गुजरता था। आलम यह था कि ब्रिटेन के कुल समुद्री व्यापार का करीब 80% हिस्सा इसी रास्ते से होकर निकलता था। मगर विडंबना देखिए, जिस नहर पर ब्रिटेन का पूरा कारोबार टिका था, उसमें उसकी कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी। इस नहर को बनाने वाली कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स मिस्र की हुकूमत और फ्रांस था। उस दौर में मिस्र की कमान खदीव इस्माइल पाशा के हाथों में थी। इस्माइल पाशा एक ऐसे हुक्मरान थे जिनके सपने तो बड़े थे, लेकिन सरकारी तिजोरी खाली थी। मुल्क को आधुनिक बनाने के फेर में उन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च किया। रेलवे लाइनें बिछाई गईं और कायरो को पेरिस जैसा चमकाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सबके लिए यूरोप के बैंकों से भारी कर्ज लिया गया था। साल 1875 आते आते मिस्र पर करोड़ों पाउंड का कर्ज चढ़ चुका था। जब मुल्क के दिवालिया होने की नौबत आई तो पाशा के पास बेचने के लिए सिर्फ एक ही बेशकीमती चीज बची थी, वो थी स्वेज नहर में मौजूद उनके 1,76,602 शेयर्स। खरीदार के तौर पर फ्रांस बिल्कुल तैयार था, क्योंकि वो पहले से ही वहां एक बड़ा हिस्सेदार था। अगर यह सौदा हो जाता तो स्वेज नहर पर ब्रिटेन का रसूख हमेशा के लिए खत्म हो जाता। यह उनकी इंपीरियल पावर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता। फिर आई 15 नवंबर 1875 की वो ऐतिहासिक रात, जब लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिसरायली को खबर मिली कि फ्रांस इन शेयर्स को हथियाने की फिराक में है और मिस्र को पैसों की बहुत जल्द जरूरत है। परेशानी यह थी कि उस वक्त पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा था और वहां से मंजूरी लेना एक लंबी कानूनी प्रक्रिया थी। सरकारी खजाने में भी इतनी नकदी मौजूद नहीं थी कि अचानक 40 लाख पाउंड जुटाए जा सके। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। डिसरायली ने अपने सचिव मॉन्टेगू कोरी को बुलाया और साफ निर्देश दिया कि सीधे रॉथस्चाइल्ड के पास जाओ।
कोरी उसी शाम लियोनेल डी रॉथस्चाइल्ड के दरवाजे पर पहुंचे। लियोनेल उस वक्त अपने परिवार के साथ डिनर के टेबल पर थे। कोरी ने बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की बात की और कहा कि प्रधानमंत्री को कल तक स्वेज नहर के लिए 40 लाख पाउंड की जरूरत है। लियोनेल ने बस एक सवाल पूछा कि इसकी गारंटी किसकी है। जवाब मिला, ब्रिटिश सरकार की। इसके बाद लियोनेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि हो जाएगा। यहां कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट, बस एक जुबान और एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। 25 नवंबर 1875 को एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स ने हुकूमत के खाते में रकम पहुंचा दी। मिस्र ने अपने शेयर सौंप दिए और ब्रिटेन रातों रात स्वेज नहर पर 44% हिस्सेदार बन गया। इस पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रॉथस्चाइल्ड परिवार को 2.5% कमीशन मिला। जब यह खबर सियासी गलियारों में पहुंची तो विपक्ष के नेता ग्लैडस्टोन ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खूब हंगामा किया, लेकिन जनता डिसरायली के इस कदम के साथ थी। डिसरायली ने महारानी विक्टोरिया को बड़े गर्व के साथ लिखा कि काम हो गया मैडम, अब स्वेज नहर आपकी है। लेकिन इस सौदे की असल हकीकत उस खत में थी जो उन्होंने रॉथस्चाइल्ड परिवार को भेजा था। इसमें उन्होंने इस सौदे को देश के इतिहास का सबसे अहम वित्तीय फैसला बताया। यही वो नहर थी जो आगे चलकर 2 विश्व युद्धों में ब्रिटेन की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनी। स्वेज नहर के सौदे ने रॉथस्चाइल्ड परिवार को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। लेकिन इस अटूट साम्राज्य की भी अपनी एक सीमा थी। जहां रॉथस्चाइल्ड यूरोप की रग रग से वाकिफ थे, वहीं अटलांटिक के पार वो एक बड़ी चूक कर रहे थे। जब 19वीं सदी में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन रहा था, रॉथस्चाइल्ड ने वहां अपना गढ़ नहीं बनाया। उन्हें अमेरिकी राजनीति पर भरोसा नहीं था। इसी खाली जगह का फायदा उठाकर जेपी मॉर्गन और रॉकफेलर जैसे नाम सामने आए, जिन्होंने आगे चलकर अमेरिकी बैंकिंग और ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। साल 1877 में दक्षिण अफ्रीका की हीरा खदानों में भारी अफरा तफरी मची थी। छोटी छोटी कंपनियां आपस में लड़ रही थी और हीरों की कीमतें गिर रही थी। बाजार के इस शोर के बीच रॉथस्चाइल्ड परिवार को एक बड़ा मौका दिखा। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की जो जमीन पर उनके प्लान को सच कर सके, और वो चेहरा बने सेसिल रोड्स। रोड्स के पास स्ट्रेटेजी थी कि इन छोटी छोटी कंपनियों को एक करके दुनिया भर के हीरों की कीमतों पर कंट्रोल रखा जा सके। वो लंदन पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई रॉथस्चाइल्ड परिवार से। एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स ने रोड्स को वो भारी भरकम फंड मुहैया कराया जिससे साल 1887 में डिबियर्स कंपनी की नींव रखी गई। रॉथस्चाइल्ड के पैसे के दम पर इस कंपनी ने दुनिया की 90% डायमंड मार्केट पर कब्जा कर लिया। इसी कंपनी के पैसों से रोड्स ने अफ्रीका में इतना बड़ा इलाका जीता कि उस देश का नाम ही रोड्स के नाम पर रोडेशिया कर दिया गया, जो आज का जिम्बाब्वे है। अंत में जब रोड्स की मौत हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कंपनी का जिम्मा लियोपोल्ड डी रॉथस्चाइल्ड को सौंपा। इसी फंड से मशहूर रोड्स स्कॉलरशिप शुरू हुई, जो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया के सबसे काबिल दिमागों को तैयार कर रही है। इसी दौरान रॉथस्चाइल्ड ने स्पेन पर भी नियंत्रण कर लिया, जबकि तांबा उस वक्त का तेल था। पहला विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटेन चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। उसे इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका के साथ की सख्त जरूरत थी। इसी उथल पुथल के दौर में ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने एक ऐसा खत लिखा जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यह खत उन्होंने लिखा था लॉर्ड वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को, जिसे इतिहास के पन्नों में बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। महज 67 शब्दों के इस छोटे से खत में ब्रिटेन ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने में पूरी मदद करेंगे। इस डिक्लेरेशन के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला 19 साल की एक लड़की डॉर्थी डी रॉथस्चाइल्ड ने। जब बड़े बड़े नेता युद्ध की रणनीतियों में उलझे थे, तब डॉर्थी ने लंदन में बैठकर यहूदी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के रसूखदार लोगों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू कराया। इसी को ड्राइंग रूम डिप्लोमेसी कहा गया, जिसने इस ऐतिहासिक खत की जमीन तैयार की थी। बाल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर से यहूदियों को वहां आकर बसने का मौका मिला, जिसने 1947 में विभाजन की योजना तैयार की और अंततः 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। रॉथस्चाइल्ड परिवार साल 1882 से यहां यहूदी बस्तियां बसा रहा था। आज इस्राएल की संसद यानी केनेसेट, वहां का सुप्रीम कोर्ट और नेशनल लाइब्रेरी, ये सब रॉथस्चाइल्ड परिवार के दान से ही बनकर तैयार हुए हैं। नियल फर्ग्यूसन अपनी किताब में लिखते हैं, 19वीं सदी तक ये परिवार इतना अमीर हो चुका था कि उन्होंने पूरे यूरोप में 41 शानदार महल बनवाए थे, जिसमें इंग्लैंड का वाडिस्टन मैनर भी शामिल है।
लेकिन रॉथचाइल्ड परिवार के इस रुतबे को पहली बार ठेस पहुंचाई हिटलर ने। उन्नीस में जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया तो उसके भाषणों का सबसे बड़ा निशाना था रॉथचाइल्ड परिवार। हिटलर ने इस नाम को यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक हथियार बना लिया था। इस नफरत की बुनियाद एक पुराने लेख पर टिकी थी, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो 1846 में छपा था, जिसे सेटन उपनाम से छापा गया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से रॉथचाइल्ड ने एक दिन में लाखों पाउंड कमाए थे। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन नाजियों ने इसी कहानी को आधार बनाकर 1940 में डाई रॉथचाइल्ड्स नाम की एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई, ताकि पूरी दुनिया में इस परिवार को विलन साबित किया जा सके। इस फिल्म के रिलीज होते ही रॉथचाइल्ड फैमिली पर दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अचानक से बढ़ने लगी। लेकिन असली कहर टूटा मार्च 1938 में, जब नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। उस वक्त वियना में परिवार के मुखिया थे लुई वॉन रॉथचाइल्ड। लुई भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेस्टापो ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1 साल तक जेल में रखा गया। हिटलर की सेना का मकसद सिर्फ उन्हें कैद करना नहीं था, बल्कि फिरौती के जरिए रॉथचाइल्ड की बेशुमार दौलत को लूटना भी था। अंत में रॉथचाइल्ड परिवार को इतिहास की सबसे बड़ी फिरौती चुकानी पड़ी, करीब 1 करोड़ 10 लाख डॉलर्स, और ऑस्ट्रिया में मौजूद उनकी तमाम स्टील मिल्स और संपत्तियां भी देनी पड़ी। तब जाकर 1939 में लुई की जान बच सकी। यह लूट सिर्फ पैसों की नहीं थी। हिटलर और उसके खास सिपाही हरमन गोरिंग ने रॉथचाइल्ड के महलों से 3500 से ज्यादा बेशकीमती पेंटिंग्स और कलाकृतियां भी चुरा ली थी। हिटलर इन पेंटिंग्स से अपना दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाना चाहता था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। रॉथचाइल्ड को अपनी ये बेशकीमती पेंटिंग्स पाने में 50 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। साल 1999 में ऑस्ट्रिया सरकार ने परिवार को 250 लूटी हुई पेंटिंग्स लौटाई, और इन्हीं में से एक मशहूर पेंटिंग थी पोर्ट्रेट ऑफ एडलब्लॉक बोराई, जिसे बाद में 13.5 करोड़ डॉलर में खरीदा गया। इसी पूरी कहानी पर साल 2015 में वुमन इन गोल्ड नाम की फिल्म भी बनी। रॉथचाइल्ड परिवार और ब्रिटिश राज परिवार के बीच का रिश्ता पिछले 200 से अधिक सालों से बहुत गहरा और ऐतिहासिक रहा है। यह रिश्ता सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे यह गहरी दोस्ती में भी बदल गया। महारानी विक्टोरिया अक्सर अपने निजी और आधिकारिक पत्र अन्य यूरोपीय राजघरानों को भेजने के लिए रॉथचाइल्ड के निजी कुरियर का इस्तेमाल करती थी। यहां तक कि नेथन रॉथचाइल्ड के वंशज एवलिन डी रॉथचाइल्ड क्वीन एलिजाबेथ II के 3 दशक तक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं, और ब्रिटेन के वर्तमान राजा चार्ल्स के लॉर्ड जैकब रॉथचाइल्ड के साथ बहुत करीबी संबंध थे। वो दोनों पर्यावरण संरक्षण और कला के क्षेत्र में मिलकर काम करते थे। जब फरवरी 2024 में लॉर्ड जैकब का निधन हुआ, तो किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला उनकी याद में आयोजित सर्विस ऑफ सेलिब्रेशन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए थे। जहां इतनी बेहिसाब ताकत होती है, वहां विवादों और साजिशों की परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। रॉथचाइल्ड परिवार के बारे में दुनिया में 2 तरह की बातें मशहूर है। एक जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, और दूसरी वो जो इंटरनेट पर थ्योरीज के नाम पर तैरती हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि दुनिया के हर सेंट्रल बैंक पर रॉथचाइल्ड का कब्जा है, और वो ही दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। लोग मानते हैं कि फेडरल रिजर्व से लेकर दुनिया के बड़े युद्धों तक सब कुछ इसी परिवार के इशारे पर होता है, ताकि वो इससे मुनाफा कमा सके। जबकि सच्चाई ये है कि आज के दौर में जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैच जैसी बड़ी कंपनियों के आगे रॉथचाइल्ड का कारोबार काफी छोटा हो चुका है। लेकिन आज भी लोग रॉथचाइल्ड परिवार को पर्दे के पीछे का खिलाड़ी समझते हैं। एक थ्योरी इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि यह परिवार उन चुनिंदा रईसों में शामिल है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की सरकारों को कंट्रोल करते हैं। फ्रांस के 2 राष्ट्रपतियों का इसी कंपनी से निकलकर सत्ता तक पहुंचना इन थ्योरीज को हवा देता है। ऐसे ही दुनिया भर की महामारियों को कंट्रोल करने, टाइटैनिक को डुबोने की साजिश और दुनिया के हर एक युद्ध में दोनों पक्षों को फंडिंग करने जैसे गंभीर आरोप भी रॉथचाइल्ड परिवार की रहस्यमयी छवि के साथ जुड़े रहे हैं। हकीकत और अफसाने के बीच की यह धुंधली लकीर ही रॉथचाइल्ड्स को दुनिया का सबसे रहस्यमयी परिवार बनाती है। इस पूरी कहानी के आखिर में एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या रॉथचाइल्ड परिवार आज भी उतना ही ताकतवर है जितना वो 200 साल पहले था?
इसका जवाब किसी हां या ना में नहीं, बल्कि ताकत के बदलते हुए स्वरूप में छिपा है। आज ये परिवार एक एकल साम्राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरह काम करता है। इनकी शुरुआती पीढ़ियां इतनी प्रभावशाली थीं कि वो अकेले दम पर युद्धों को रोक सकती थी या नए देशों की नींव रख सकती थी। लेकिन आज सदियों बाद ये परिवार कई हिस्सों में बढ़ चुका है। इनकी ताकत का सही अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनका कारोबार आज उन प्राइवेट कंपनियों में फैला है जिनकी बैलेंस शीट दुनिया की नजरों से ओझल रहती है। तो आखिर आज ये परिवार करता क्या है? अक्सर यह माना जाता है कि यह परिवार अब बैंकिंग की मुख्यधारा से दूर हो चुका है, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट है। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने समय के साथ अपना मुखौटा बदल लिया है। उन्होंने खुद को साधारण रिटेल बैंकिंग के शोर शराबे से पूरी तरह अलग कर लिया है। आज उनका पूरा फोकस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग पर है। एडमंड डी रॉथस्चाइल्ड ग्रुप और रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी जैसी संस्थाएं आज बंद कमरों में उन डील्स को अंजाम देती हैं जो ग्लोबल मार्केट की दिशा तय करती हैं। ये वो बैंकिंग है जहां आम आदमी का खाता नहीं होता, बल्कि यहां दुनिया के सबसे रईस परिवारों और संस्थाओं की अरबों डॉलर की संपत्ति का मैनेजमेंट देखा जाता है। बैंकिंग के इस अदृश्य जाल के अलावा दुनिया के सबसे महंगे वाइन ब्रांड्स जैसे शैटो लफायट और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी इनकी पकड़ बहुत गहरी है। आज के दौर में यह परिवार फोर्ब्स की लिस्ट के पहले पन्नों पर भले न दिखे, लेकिन सत्ता के गलियारों में इनकी खामोश मौजूदगी आज भी उतनी ही असरदार है। ताकत का असली सबूत देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राजनीति में आने से पहले रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। उनसे पहले फ्रांस के एक और राष्ट्रपति जॉर्जेस पोम्पिडो भी इसी कंपनी का हिस्सा रह चुके थे। इसीलिए लोग ये मानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं। भारत में भी ये कंपनी पिछले 25 सालों से चुपचाप सक्रिय है और इस दौरान उन्होंने 125 से ज्यादा बड़े मर्जर और एक्विजिशंस डील को अंजाम दिया है। इस कंपनी ने भारत सरकार को एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के वक्त एडवाइजर के तौर पर काम किया है और रिलायंस और टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल एक्विजिशंस करने में भी अहम भूमिका निभाई है। यहां तक कि रॉथस्चाइल्ड खानदान का एक रिश्ता भारत के सबसे सम्मानित परिवार से भी जुड़ा है। एमा रॉथस्चाइल्ड ने नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन से शादी की थी, जो इस परिवार के प्रभाव को बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर भी स्थापित करता है। इतिहास गवाह है कि जब तब दुनिया के बड़े देश दिवालिया होने के कगार पर आए, रॉथस्चाइल्ड वहां मौजूद थे। 1893 के भीषण आर्थिक संकट के दौरान जब अमेरिकी सरकार का गोल्ड रिजर्व खत्म हो रहा था, तब राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड को जेपी मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड परिवार के साथ ही समझौता करना पड़ा था ताकि देश को बचाया जा सके। उस वक्त करीब 1 लाख किलो का सोना अमेरिकी सरकार ने इनसे खरीदा था। इसके पहले अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दक्षिण यानी कॉन्फेडरेसी ने रॉथस्चाइल्ड से मदद मांगी थी। हालांकि कुछ परिवार के सदस्य उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन परिवार ने उन्हें कर्ज देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि दक्षिण ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसी दौरान 1890 में जब रॉथस्चाइल्ड के बड़े प्रतिद्वंदी बेरिंग ब्रदर्स डूबने वाले थे, तब रॉथस्चाइल्ड ने ही उन्हें बचाने के लिए एक फंड बनाया ताकि लंदन का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह ना हो जाए। एक दशक बाद 1904 के रूस जापान युद्ध के दौरान रॉथस्चाइल्ड परिवार ने जापान को युद्ध जीतने के लिए भारी फंडिंग दी, लेकिन इस परिवार ने रूसी साम्राज्य की यहूदी विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इतिहासकार निएल फर्ग्यूसन अपनी किताब द एसेंट ऑफ मनी में लिखते हैं, 19वीं सदी में यह माना जाता था कि यूरोप का कोई भी देश रॉथस्चाइल्ड परिवार की मर्जी के बिना युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि युद्ध के लिए पैसा इन्हीं से मिलता था। हालांकि बाद में वो युद्धों के खिलाफ हो गए क्योंकि युद्ध से उनके पुराने बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाती थी। अगर 20वीं सदी की बात करें तो साल 1919 से 2004 तक 85 सालों तक पूरी दुनिया के सोने की कीमतें रोजाना लंदन में एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स के दफ्तर के एक छोटे से कमरे में तय की जाती थी, जहां हर सुबह दुनिया के 5 प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि मिलते थे और सोने की कीमत तय करते थे। अप्रैल 2004 में रॉथस्चाइल्ड ने यह घोषणा की कि वो कमोडिटी ट्रेडिंग और गोल्ड फिक्सिंग से हट रहे हैं क्योंकि ये अब उनके मेन कारोबार का हिस्सा नहीं था। इस परिवार के दुनिया भर पर पड़े प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 जनवरी 2005 को फोर्ब्स मैगजीन ने इंसानी इतिहास के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन की लिस्ट छापी, जिसमें मेयर अम्शेल रॉथस्चाइल्ड का नाम 7वें नंबर पर था। और जैसा हमने पहले बताया था कि मेयर की वसीयत के अनुसार बेटियों और दामादों को बिजनेस के बही खाते देखने या उनमें दखल देने का कोई हक नहीं था, वो आज 21वीं सदी में अलग है।
परिवार की बेटियां भी बिजनेस में सीईओ तक बन चुकी हैं। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है, वहां विवादों की परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। हाल ही में एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद एडमंड डी रॉथचाइल्ड ग्रुप की सीईओ एरियानो डी रॉथचाइल्ड का नाम चर्चा में आया, जिसमें 2013 से 2019 के बीच उनकी एप्स्टीन से मुलाकातों का ब्यौरा मिलता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पिछले 300 सालों में दुनिया में जो कुछ भी बड़ा घटा है, उसमें किरदार बेशक बदलते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे एक खिलाड़ी हमेशा मौजूद दिखा, और वो थे रॉथचाइल्ड फैमिली। तो ये था रॉथचाइल्ड फैमिली का पूरा इतिहास, जिसे किस्सा की इस लड़ी में पिरोया था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। रॉथचाइल्ड से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आगे आप किस्सा में कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।